गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस के बारे में बात करेंगे, वंश की संकल्पना के बारे में। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ की बात की थी। इसमें आगे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है प्लांट टैक्सोनॉमी के अंदर बीएससी पार्ट 3 सेमेस्टर 5 में 5th के जो सिलेबस में है, नेक्स्ट टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस, वंश की संकल्पना। वंश की संकल्पना को समझने के लिए वंश क्या होता है, वंश के बारे में हम जानते हैं। जीनस किसे कहते हैं? हमने जब यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की थी तो उसमें हमने टैक्सोनॉमिक यूनिट्स के बारे में बात की थी, वर्गीय इकाइयों के बारे में बात की थी, और उन वर्गीय इकाइयों को रैंक कहा था, वर्गक कहा था। ये जो टैक्सोनॉमिक इकाइयाँ थी, इनको क्लासिफिकेशन के दौरान हायर टैक्सोनॉमिक यूनिट और लोअर टैक्सोनॉमिक यूनिट में हमने डिवाइड किया था। हायर टैक्सोनॉमिक यूनिट में हमने प्लांट किंगडम, क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, इनके बारे में बात की थी, और लोअर टैक्सोनॉमिक यूनिट के अंदर हमने स्पीसीज़, सब स्पीसीज़, जीनस, सब स्पीसीज़, सब जीनस, फैमिली, सब फैमिली के बारे में बताया था। तो ये जो जीनस होता है क्लासिफिकेशन में प्रजातियों से या स्पीसीज से हायर टैक्सोनॉमिक यूनिट होती है। वंश के अंतर्गत ऐसी अनेक प्रजातियों को रखा जाता है या ऐसी अनेक प्रजातियां जो एक दूसरे से अधिकांश लक्षणों में समानता दर्शाती हैं। ऐसी प्रजातियां मिलकर जीनस का गठन करती हैं। जब किसी वंश के अंदर, वंश में एक या एक से अधिक जातियाँ या दो से अधिक प्रजातियाँ होती हैं, अगर किसी वंश में केवल एक ही प्रजाति सम्मिलित होती है तो ऐसे वंश को एकल प्रारूपी वंश, मोनोटाइपिक वंश कहा जाता है। एक वंश में सम्मिलित करने के लिए दो या दो से अधिक प्रजातियों में विभिन्न लक्षणों के आधार पर, विभिन्न लक्षण जैसे फ्लोरल कैरेक्टर्स हो गए, पुष्पीय लक्षण हो गए, आकारिकी लक्षण हो गए, कायिक लक्षण हो गए, फ्रूट्स किस प्रकार का पाया जाता है, उसकी एनाटॉमी किस प्रकार की होती है, इन सभी लक्षणों में कितनी कम या अधिक असमानताएं होनी चाहिए, इन पैरामीटर्स के बेसिस पर प्रजातियों को वंश के अंदर रखा जाता है। ये पैरामीटर्स अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए और सभी के अंदर कुछ ना कुछ मतभेद देखा गया। मतलब किसी ने कम सिमिलरिटीज़ या ज़्यादा सिमिलरिटीज़ के बेसिस पर जीनस का निर्धारण किया, वंशों का निर्धारण किया। वंश की परिकल्पना की बात करते हैं तो वंश की जो परिकल्पना है वो प्राचीन काल से ही चली आ रही है, लेकिन उसकी प्रॉपर व्याख्या या उसे सही से समझा नहीं गया था। जैसा कि उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, जैसे बेसिल, प्राचीन साहित्य के अंदर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में तुलसी के पौधे का जिक्र होता है, चीड़ का, पाइन का जिक्र किया गया है। तुलसी की जो जितनी भी प्रजातियां होती हैं उन्हें ऑसिमम वंश के अंदर रखा गया है, और पाइन, चीड़ की जो समस्त प्रजातियां हैं उनको पाइनस वंश के अंदर सम्मिलित किया गया है। तो ये प्राचीन काल से ही वंश की परिकल्पना को देखा जा रहा है, मनुष्यों के द्वारा इसको उपयोग में लाया जाता है, लेकिन इसकी वैज्ञानिक व्याख्या नहीं की गई। तो वंश की संकल्पना को समझाने के लिए सबसे पहले टॉर्नफोर्ड ने वंश की संकल्पना को समझाया, और उन्होंने बताया कि पादप वंश की स्थापना एवं निर्धारण के लिए सम्मिलित पादप प्रजातियों के पुष्पीय एवं फल संबंधी लक्षणों को ही सर्वश्रेष्ठ पैरामीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। टॉर्नफोर्ड ने जो पैरामीटर्स डिसाइड किए वंश के निर्धारण के लिए कि एक वंश के अंदर जिन प्रजातियों को रखा जाता है उन प्रजातियों के पुष्पीय, फ्लोरल कैरेक्टर्स और फ्रूट्स में कितनी उनकी सिमिलरिटीज़ के बेसिस पर प्रजातियों को एक वंश के अंदर रखा जाता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि इन लक्षणों के अलावा भी आकारिकी और कायिक लक्षण, वेजिटेटिव लक्षणों की भी सहायता ली जा सकती है वंश के निर्धारण में।
टॉनफोर्ड ने 1716 में एक बुक लिखी, इंस्टीट्यूशन डी हर्वेरी। उन्होंने इस बुक के अंदर लगभग 700 वंशों का वर्णन किया है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस के अंदर। तो कैरोलस लिनियस, जिन्हें कि पादप वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने वंश की परिकल्पना में वंश निर्धारण में पुष्पीय लक्षणों के अलावा भी अन्य लक्षणों का प्रयोग किया। जैसे जैसे हम पादप वर्गीकी का या प्लांट टैक्सोनॉमी का अध्ययन क्षेत्र बढ़ता गया, ब्रॉड होता गया, विस्तृत होता गया, इसके अध्ययन के साथ ही पौधों के बाह्य आकार के लक्षणों के अतिरिक्त अन्य पादप संरचनाओं जैसे आंतरिक संरचना, एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर, भ्रूणिकी में जैसे भ्रूण किस प्रकार का होता है, बीजांड की संरचना, एम्ब्रियो एंड ओव्यूल स्ट्रक्चर, परागण संरचना, पोलन स्ट्रक्चर की विशेषताओं की सहायता से भी पादप वर्गीकरण के अंदर वंश का निर्धारण किया जाने लगा, या इन सभी कैरेक्टर्स को भी जीनस के निर्धारण में प्रयुक्त किया जाने लगा। हैडबर्ग ने 1946 के अंदर 1946 में बाह्य आकारिकी तथा गुणसूत्र की संख्या और पोलन स्ट्रक्चर के आधार पर वंश पॉलीगोनम को 7 नए वंशों में विभेदित किया। इसके अलावा 1963 में जॉरी ने भ्रूण विज्ञान के अध्ययन के आधार पर ब्यूटोमॉप्सिस, पियोनिया और ट्रापा नामक वंशों की व्याख्या पादप वर्गीकी में की। एक वंश या एक जीनस को 2 या 2 से अधिक उपवंशों में या सब जेनेरा में और सब जेनेरा को पुनः नए सेक्शंस में, नए खंडों में भी विभेदित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस को समझा जा सकता है कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग कैरेक्टर्स के बेसिस पर अलग अलग वंशों की जीनस का निर्धारण किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस के अंदर, संकल्पना के अंदर, जो टॉनफोर्ड ने बताया कि उन्होंने फ्लोरल कैरेक्टर्स को ही सबसे अधिक महत्व दिया है जीनस के निर्धारण में। इसके अलावा बाकी लिनियस ने, हैडबर्ग ने, जॉरी ने ये जो अन्य संरचनाएं बताई जैसे एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर, पोलन स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इन सभी की सिमिलरिटीज़ के बेसिस एक पादप प्रजाति में इन सभी संरचनाओं में कितनी समानताएं पाई जाती हैं, उन समानताओं के आधार पर जितनी अधिक समानताएं एक पादप प्रजातियों में पाई जाती हैं, उन सिमिलर पादप प्रजातियों को एक वंश के अंदर रखा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस इस प्रकार ख़त्म होता है, या इसे इस प्रकार से कंक्लूड किया जा सकता है।